एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन सिंपली ये है कि जिसके अंदर हम नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हमारे सेल्स के अंदर गए सेलुलर रेस्पिरेशन का हिस्सा बने और मे भी ज़्यादातर नाइट्रोजन के ब्रेकडाउन से, प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से वो क्या नाम है नाइट्रोजीनियस बेस बने, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी एक्सेस अमाइनो एसिड्स को स्टोर नहीं कर सकती, तो वो उनको लिवर हमारा डीअमाइनेशन करके उनके अमाइनो ग्रुप्स रिमूव करके उनको स्टोर कर लेता है और वो अमाइनो ग्रुप बाद में जाके यूरिया बनता है। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं मैमल्स की, ह्यूमंस की, तो इन मैमल्स में वो अमोनिया जो अमोनिया बनता है वो अमोनिया बाद में जाके एक साइकिल से, ऑरेंथाइन साइकिल जिसे कहते हैं, या यूरिया साइकिल से वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक लेस टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। ठीक है, तो साथ ही साथ जिस तरह मैंने बात की कि किडनी का काम सिर्फ एक्सक्रीशन करवाना नहीं है, मतलब नाइट्रोजीनियस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करवाना नहीं है, उसके साथ साथ जो चीज़ें और लॉस्ट हो सकती हैं, लूज़ हो सकती हैं बॉडी से, जैसे वाटर है या सॉल्ट है, डिफरेंट आइंस है, उनकी रीअब्जॉर्प्शन भी करवाना किडनी का काम है। यानी किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होने के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी बखूबी करती है और वो ये इसके ज़िम्मे है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपना किरदार अदा करते हैं, जिनकी वजह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास मेनली 4 ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं इन केस ऑफ मैमल्स और ह्यूमन। सबसे पहले 2 किडनीज हैं, ठीक है, जो सारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस करवाती हैं, और उसके बाद वो जब एक्सक्रीशन हो जाती है तो वो देन वो जो फिल्टर या यूरिन जो बनता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लास्ट में, वो किडनी से होता हुआ यूरेटर्स में जाता है, और देन 2 यूरेटर्स की मदद से वो एक ब्लेडर में, यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होता है उस वक्त के लिए। ठीक है, और उसके बाद यूरेथ्रा से उसको, यूरेथ्रा के ज़रिए उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। आपके यूरेथ्रा के पास एक स्फिंक्टर मसल होता है जो कंट्रोल करता है कि कब आप उस यूरिन को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, 2 किडनीज, 2 यूरेटर और एक ब्लेडर और एक यूरेथ्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले किडनी की डिटेल में कि किडनी का स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है। और याद रखने की बात यह है कि जब भी हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो फिजियोलॉजी के साथ हमें किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को समझने के लिए उसका स्ट्रक्चर पढ़ना लाजमी होता है। तो जिस हद तक हमें उसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो हम उसका फंक्शन समझ जाते हैं कि इसका फंक्शन क्या है और कैसे ये परफॉर्म कर रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है कुछ किडनी का स्ट्रक्चर। देखें, सबसे पहले ये पूरी आपकी किडनी है, ठीक है, जिस किडनी के अंदर जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है, और किडनी को एक लेयर सराउंड कर दी होती है जिसे आमतौर पर हम फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं या पेरिटोनियम। ठीक, उसके बाद उसका इंटरनल स्ट्रक्चर मेडुला कहलाता है। ठीक है, और मेडुला के अंदर आपके नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, और वो लूप ऑफ हेनल की कलेक्टिंग डक्ट्स क्या नाम और लूप ऑफ क्या नाम कलेक्टिंग डक्ट्स और लूप ऑफ हेनल आपके मेडुला को एक ग्रैनुलर शेप देते हैं। इसी तरह कॉर्टेक्स के अंदर ये कॉर्टेक्स को क्या नाम बोमेस कैप्सूल में जो ग्रैनुलर शेप देते हैं, इसके साथ जो मेडुला के अंदर जो स्ट्रिप स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसकी वजह से स्ट्रिप जो अपीयरेंस है वो होती है आपकी कलेक्टिंग डक्ट या लूप ऑफ हेनल की वजह से। ठीक है, और ये हिस्सा जहाँ पर सारी कलेक्टिंग डक्ट्स आके जमा होती हैं और देन वो यूरिन बाद में जाके यूरेटर में जाता है, तो उस हिस्से को हम रेनल पेल्विस कहते हैं। और 2 ये आर्टरीज हैं जो क्या नाम है जो ब्लड लेकर आ रही हैं ऑक्सीजनेटेड, ताकि उनको फ़िल्टर किया जा सके। ठीक है, वो आर्टरी के ज़रिए आ रहा है और जाने वाला ब्लड रीनल वेन के ज़रिए वापस जो फ़िल्टर्ड ब्लड है वो
बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो इस हिस्से को हम रेनल पेल्विस कहते हैं। और साथ ही और किडनी के ऊपर एक ग्लैंड भी होती है, एड्रिनल ग्लैंड, जिसकी वजह से क्या नाम है, जो कि बहुत सारे हार्मोन्स का काम करती है, और उसका एक हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन है जो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अच्छा, जिस हिस्से से बॉडी क्या नाम है, ये जो रेनल आर्टरीज हैं, ये बॉडी में मतलब किडनी के अंदर पेनिट्रेट कर रही होती हैं, किडनी को के अंदर जा रही होती हैं आर्टरीज, और जहाँ से वेन्स निकल रही होती हैं, उस हिस्से को हम हाइलस कहते हैं, उस ओपनिंग को, ठीक है। तो ये था जनरली किडनी का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर किडनी ओवरऑल है, उसका जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है वो कॉर्टेक्स है, ठीक है। और इंटरनल स्ट्रक्चर उसका मेडुला है जो पिरामिड शेप का है, ठीक। और ये जहाँ पर सारी कलेक्टिंग डक्ट्स एक साथ जमा हो रही हैं, जहाँ से यूरिन पिरामिड्स के जरिए आ रहा है डिप डिप होके कलेक्टिंग डक्ट्स, उस स्ट्रक्चर को हम पेल्विस कहते हैं। देन वो यूरेटर में जाता है, देन यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा दिया जाता है। अच्छा, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी किडनी एक ऑर्गन है, और ये बहुत सारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट्स, जो कि सारा काम एक स्ट्रक्चर एक बेस लेवल पर जिस पर हो रहा होता है, एक्सक्रीशन का, फिल्ट्रेशन का, यूरिन फॉर्मेशन का, वो हो रहा होता है इस नेफ्रॉन लेवल पर। ये नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन का, ये यूरिन फॉर्मेशन, या आपकी जो किडनी का बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, वो ये नेफ्रॉन है। और आपकी किडनी इस तरह के बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी है, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सबसे पहले स्टार्ट होता है इस कैप्सूल से, ठीक है। जिस कैप्सूल को हम बॉमन्स कैप्सूल भी कहते हैं, उसके अलावा इसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं। और इस कैप्सूल के अंदर एक बहुत कैपिलरीज का गुच्छा होता है, उस गुच्छे को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। और इस गुच्छे के ज़रिए ही, और इस बॉमन कैप्सूल के अंदर जो प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का, वो होता है फिल्ट्रेशन, ठीक। अब जो आर्ट्रियोल, उसकी मतलब ये स्मॉलेस्ट है, जो आर्ट्रियोल नेफ्रॉन को ब्लड लेकर आ रही होती है, उसे हम एफरेंट आर्टियोल कहते हैं, ठीक है। जो एक बॉमन्स कैप्सूल को ब्लड दे रही होती है फिल्ट्रेशन के लिए, उसे हम एफरेंट आर्टियोल कहते हैं। इसको याद करने के लिए कि एफरेंट और रिफरेंट में क्या फ़र्क है, तो आप एफरेंट से, ए से एफरेंट है और ए से अराइव, मतलब जो अराइव हो रही है नेफ्रॉन के ऊपर, ठीक। फिर उस फिल्ट्रेशन के बाद जो वही आर्टरी दोबारा कैपिलरीज के बाद दोबारा आर्ट्रियोल बनकर फर्दर आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को कवर कर रही होती है, तो उस आर्टरी को हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, जिसे आप ई से एग्जिट भी कह सकते हैं। मतलब जो नेफ्रॉन, मतलब जो बॉमन्स कैप्सूल पे अराइव हो रही है, वो एफरेंट आर्ट्रियोल ए से, और जो उसको एग्जिट कर रही है, उसके वहाँ से निकल रही है, उसको हम ई से एफरेंट या ई से एग्जिट कह सकते हैं आर्ट्रियोल, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम यहाँ भी समझ सकते हैं डिटेल में। देखें, ये है आपका बॉमन्स कैप्सूल, इसमें एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है, और देन ये फर्दर कैपिलरीज का नेटवर्क बन रहा है ताकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो सके। देन वापस जो आर्टरी जा रही है पूरे नेफ्रॉन की तरफ, वो है इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। इस नेटवर्क को कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। और इसको जो सराउंड कर रहा होता है, जो फिल्ट्रेट को जमा करता है, उसको हम बॉमन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी कहते हैं। और कलेक्टिवली इस पूरे ग्लोमेरुलर कैप्सूल और इस ग्लोमेरुलस को, ये बॉमन्स कैप्सूल को और इस पूरे ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली हम माल्फिगन बॉडी या फिर रेनल कार्पस्कल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो है हमारी प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, जिसके अंदर, ठीक है। और प्रोमैक्सिमल से मुराद, लैटिन वर्ड प्रोमैक्सिमल से मुराद है नियरेस्ट, मतलब ये बिल्कुल ही बॉमन्स कैप्सूल के साथ होती है, करीब होती है, तो इसलिए हम इसको प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक। इसके बाद जो स्ट्रक्चर नीचे उतर रहा है यू शेप में, जो कि किडनी के मेडुला में होता है, और जिसकी वजह से किडनी का जो
पिरामिड शेप है या स्ट्रिप शेप जो पिरामिड्स की क्या नाम है मेडुला की आती है, वो इस लूप ऑफ हैनल या इस कलेक्टिंग डक्ट की वजह से आती है। ठीक है, ये दोनों किडनी के मेडुला में होते हैं और बाकी बोमेंस कैप्सूल, प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किडनी के कॉर्टेक्स में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में फिल्ट्रेशन होती है। ठीक, और प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ हैनल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, मोस्टली 70% जो एब्जॉर्प्शन है यूरिन की वो प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और बाकी सारे जो सॉल्ट्स हैं न्यूट्रिएंट्स हैं वो इधर ही हो जाती है। बाकी कुछ वाटर की और कुछ सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ होती है। उसके बाद जो ट्यूबुलर सेक्रेशन का प्रोसेस है वो होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और लास्टली सारी चीज़ें जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट हैं वो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए आपके पेल्विस, देन यूरेटर और देन इस तरह यूरिनरी ब्लैडर और देन यूरेथ्रा के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी। ठीक, ये नोट्स हैं कुछ, मैं सारी बातें लिखी हैं जो मैंने आपको ये बताई हैं कि किस तरह, और हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लिया। ठीक, अब हम बढ़ते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन होती किस तरह है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन जो किडनी का मेन वर्क है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करना, आपकी बॉडी को फिल्टर्ड आउट करना, उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है जब आपका ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है तो उसे हम यूरिन कहते हैं। और वो 3 प्रोसेस में होता है एक नेफ्रॉन के अंदर। सबसे पहले जो उसका प्रोसेस है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये होता कहाँ है, ये बोमेंस एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसे हैं कि यूरिन फॉर्मेशन होती किस तरह है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन जो किडनी का मेन वर्क है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करना, आपकी बॉडी को फिल्टर्ड आउट करना, उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है जब आपका ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है तो उसे हम यूरिन कहते हैं। और वो 3 प्रोसेस में होता है एक नेफ्रॉन के अंदर। सबसे पहले जो उसका प्रोसेस है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये होता कहाँ है, ये इस बोमेंस कैप्सूल में होता है। ठीक है, ये होता है आपके बोमेंस कैप्सूल में। ठीक, डेफिनेशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की क्या हो सकती है, इट इज द मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द ग्लोमेरुलर वॉल ड्यू टू ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो इस बात को हम पिक्चर से ज़्यादा और इजी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको देखें आप। ठीक है, देखें फिल्ट्रेशन क्या होती है कि आपकी जो ये कैपिलरीज होती हैं, एफरेंट आर्टियोल से वो ब्लड आ रहा होता है जो ऑक्सीजनेटेड होता है। ठीक है, लेकिन अनफिल्टर होता है। जैसे ही वो ये एफरेंट आर्टियोल सब ब्रांचेज होती है और कैपिलरीज का नेटवर्क या ग्लोमेरुलस यानी एक कैपिलरीज का गुच्छा बनाती है, और यहाँ पर ये प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। ठीक है, जो कैपिलरीज यहाँ पर पाई जाती हैं ग्लोमेरुलस में, ये बहुत ही ज़्यादा 100 टाइम्स परमीबल होती हैं आपकी दूसरी कैपिलरीज से। ठीक है, और इन कैपिलरीज के अंदर ये आपको छोटे छोटे से पोर्स नज़र आ रहे होंगे, फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके ज़रिए आपके ब्लड में से सिर्फ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स के अलावा जितना भी ब्लड में मटेरियल होता है, जिसमें आप दे सकते हैं वाटर है। ठीक है, जिसमें वाटर है, यूरिया है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, यूरिक एसिड है, सॉल्ट है, वो सारा इन कैपिलरीज से निकल के इस बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। ठीक है, और इन प्रोडक्ट्स को जब जो ब्लड से फिल्टर्ड आउट होके, कैपिलरी से फिल्टर आउट होके बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं उस प्रोडक्ट मतलब उस सारी चीज़ को हम कहते हैं फिल्ट्रेट, जिसमें आपका वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिक एसिड, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो फर्दर अच्छा इस काम के लिए सिर्फ ब्लड प्रेशर ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो एफ्रिएंट आर्टियोल है, ये थोड़ी सी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू इफरेंट आर्टियोल। ठीक है, वैसे आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जिसकी इफरेंट आर्टियोल के छोटे होने की वजह से इतना ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है
कि ब्लड प्रेशर यहाँ वैसे भी कैपिलरीज की वजह से और इसका डिफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर छोटा होने की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत रेज हो जाता है, और ये ब्लड प्रेशर ही काफ़ी होता है इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को, यानी इन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को, कि ये इन कैपिलरीज से निकल कर इस बोमेन कैप्सूल में आ जाए। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन और जो हमारे सेल्स हैं वो बड़े होते हैं, वो इन पोर्स में से नहीं आ सकते। ठीक है, बाकी वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिक एसिड, ये सॉल्ट इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, और ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। और याद रखने की बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ जो फिल्ट्रेट हो रही है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर फिल्ट्रेशन होती है। तो और जो चीज़ बोमेन्स कैप्सूल में आ जाती है इन कैपिलरीज से निकल कर, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, जो फर्दर मूव करता है प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ। ठीक है, तो ये सारी बातें थी यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है हमारा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। ठीक, ये क्या है? ये होता है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन होता है आपके प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। इसकी डेफिनेशन पढ़ लें कि इसकी डेफिनेशन सिंपली क्या है कि इट टेक्स प्लेस व्हेन सब्सटेंस जो होते हैं जो प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के, आपको पता है जो हमारा फिल्ट्रेट बना है, असल उसमें हमें क्या फ़िल्टर आउट करवाना है अपनी बॉडी से? सिर्फ यूरिया। ठीक है, लेकिन अब उस फिल्ट्रेट का हिस्सा कुछ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स ही बन चुके हैं, तो उनकी दोबारा रीएब्सॉर्प्शन करवानी पड़ती है ताकि वो हमारी बॉडी से ना निकलें। ठीक है, अगर वो हमारी बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स फिल्टर निकल जाएं तो हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं बचेगा और हमारी मौत वाक़ई हो सकती है। तो उन सारे न्यूट्रिएंट्स की जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल्स हैं, इसमें सॉल्ट्स हैं, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, उनको दोबारा रीअब्सॉर्ब करवाया जाता है एक्टिवली भी और पैसिवली। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं किस तरह जो फिल्ट्रेट फ़िल्टर हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी बॉडी एक दिन में कितनी फ़िल्ट्रेशन करती है, वो ये है कि कम से कम हमारी किडनीज़ से एक दिन में 1100 से 1600 तक हमारा ब्लड जो है वो गुजरता है, जिसमें से 180 लीटर या 45 गैलन जिसको हम कह सकें, वो हमारे किडनी फ़िल्टर आउट करती हैं, वो फ़िल्ट्रेट बन जाता है। उसमें से सिर्फ 1.5 से 2 लीटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी हमारे लिए, वाटर, उसमें सॉल्ट्स हैं, उसमें आयंस हैं, उसमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, और बाकी सारी चीज़ें हम दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और हमारा जो 5 से 6 लीटर ब्लड है, उसको एक दफ़ा पूरे ब्लड को फ़िल्टर आउट होने में कम से कम 40 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेट बन चुका है बोमेन्स कैप्सूल के ज़रिए, वो फर्दर मूव करता है इस क्या नाम प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जहाँ मोस्टली रीअब्सॉर्प्शन होती है। उसमें से वाटर, आयन और दूसरे ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, वो रीअब्सॉर्ब करवा लिए जाते हैं। ठीक है, एक्टिवली भी और पैसिवली, क्योंकि जब ऑर्गेनिक सॉल्ट्स इस तरह की चीज़ें एक्टिवली एब्जॉर्ब करवाई जाती हैं तो वाटर उनके साथ पैसिवली मूव करता है। ठीक है, और 100% अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाती है। ठीक है, अगर और क्योंकि जाहिर सी बात है सिर्फ प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ही हमारे नेफ्रॉन का वो हिस्सा है जिसके अंदर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को रीअब्सॉर्ब करवाने के रिसेप्टर्स होते हैं। अगर वो ग्लूकोज या अमाइनो एसिड
या प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब नहीं होते तो वो फिर हमारे यूरिन में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बहुत सारा वाटर 70% समझें, 70% जो फिल्ट्रेट बनता है बोमेंस कैप्सूल के अंदर, वो 70% एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसमें से 100% ग्लूकोज अमाइनो एसिड। इस फिल्ट्रेट के बनने के बावजूद भी कुछ प्रोडक्ट्स उस प्रोमैक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल मोस्टली सारे सॉल्ट्स को या वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो देन वो फिल्ट्रेट जो भी तक आइसोटोनिक ही है अपनी क्या नाम है एज कम्पेयर टू ब्लड कंसनट्रेशन, उसको देखें ब्लड सॉल्यूट लेवल, तो वो भी आइसोटोनिक है। तो देन वो फर्दर मूव करता है इस स्ट्रक्चर की तरफ जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इस लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स हैं, दो आर्म्स हैं, जिसमें एक डिसेंडिंग लिम्ब है और दूसरा असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट्स और यूरिया की कंसंट्रेशन किडनी के मेडोला में ज़्यादा होती है, ठीक है, और कॉर्टेक्स में कम होती है। ठीक है, इस ही लिए यहाँ पर सबसे पहले उसके कॉर्टेक्स में जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो कम होने की वजह से पैसिवली मूव कर जाते हैं, देन फिर वाटर उनको फॉलो करते हुए पैसिवली मूव करता है। ठीक है, जब ये फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब में आता है, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारा क्या नाम है ये लूप ऑफ हेनल है, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये किडनी के मेडोला में होती है और मेडोला में सॉल्यूट्स और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। मतलब इसकी सराउंडिंग जो ये हिस्सा है समझेंगे मेडोला है, जिसमें सॉल्यूट और यूरिया की कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जब वाटर नीचे फर्दर मूव करता है, ये सॉल्यूशन फर्दर नीचे मूव करता है ये फिल्ट्रेट, तो इसमें से क्या होता है वाटर पैसिवली मूव करता है और फर्दर लूप ऑफ हेनल के जो डिसेंडिंग लीव ये परमेबल होता है वाटर के। ठीक है, सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है डिसेंडिंग लिम्ब में, सॉल्ट्स की NaCl की और किसी चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब में नहीं होती, क्योंकि ये बाकी सब चीज़ों के लिए इम्परमिएबल, सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल होता है। ठीक, तो फर्दर जब फिर ये फिल्ट्रेट मूव करता है असेंडिंग लिम्ब में, तो ये जो इसका असेंडिंग लिम्ब है ये इम्परमिएबल है वाटर के। ठीक है, लेकिन ये परमिएबल है सोडियम और क्लोराइड आयंस के। ठीक है, अब आप देख रहे हैं वाटर ने क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ऑलरेडी और यूरिया की कंसंट्रेशन मेडोला में ज़्यादा थी ऑलरेडी, तो ये वाटर तो पैसिवली मूव कर गया फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। लेकिन अब यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ऑलरेडी तो हम ये सॉल्ट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं एक्टिवली। ठीक है, तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल के अंदर एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम और क्लोराइड आयंस की। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से जो ये प्रोडक्ट ये जो फिल्ट्रेट जब यहाँ से उतरता है तो ये आइसोटोनिक होता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जब यहाँ पर हो जाती है तो ये हाइपरटोनिक बन जाता है। ठीक है, देन जब ये यहाँ से मूव करते हैं इसमें से सोडियम और क्लोराइड आयंस की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, तो ये फर्दर दोबारा क्या हाइपोटोनिक बन जाता है। ठीक है, फिर इसके फिर फिर जब हम इसके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की तरफ पहुँचते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की फर्दर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर करवाई जाती है। इस तरह के कुछ आयंस को यहाँ पर सेक्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ ये दोबारा जो फिल्टर है वो क्या नाम है और हाइपोटोनिक होने की वजह से यहाँ से वाटर मूव क्या नाम है पैसिवली मूव करता है। तो ये था इसका प्रोसेस सेकंड जिससे यूरिन फॉर्मेशन होती है, और वो था क्या नाम है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी जो ये ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं कलेक्टिवली, जिसको प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या लूप ऑफ हेनल कहें या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके अंदर भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, अब तो इसका फिर इसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन। अच्छा, कुछ
ट्यूबुलर सेक्रेशन की मीनिंग जो डेफिनेशन है वो समझें कि एक्टिवली कुछ मॉलिक्यूल्स को, इसमें यूरिक एसिड है, अमोनिया है, कुछ बैक्टीरिया हैं, या जो दवाइयाँ हम खाते हैं पेंसिलिन इस तरह की जो भी, या टॉक्सिन जो टॉक्सिक मटीरियल्स हैं जो फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं बन पाते, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस जब हो रहा होता है तो वो भी ब्लड में ही रहते हैं, ठीक है, और फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं बन पाते, तो उनको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है। इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, इसमें जानबूझ के उन आयंस की, उन एसिड्स की, उन ड्रग्स की, उन टॉक्सिन्स की जो फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं बन पाते, उनकी सेक्रेशन, उनकी डायरेक्टली एक्टिवली ब्लड से सेक्रेशन करवाई जाती है, और ये सारी सेक्रेशन या रीअब्जॉर्प्शन होती है कैपिलरीज की मदद से, ठीक है। देखें ये हैं वो कैपिलरीज जो ये फर्दर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस या सेक्रेशन का प्रोसेस करवाती हैं। जैसे ही ग्लोमेरुलस दोबारा इफरेंट आर्ट्रियोल में जाता वो गुच्छा जहाँ से फिल्ट्रेशन हो जाती है, तो दोबारा एक आर्ट्रियोल की शक्ल इख्तियार करके फर्दर मूव करता है बाकी जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और कैपिलरीज की शक्ल में वो फर्दर डिवाइड हो जाती है इफरेंट आर्ट्रियोल कैपिलरीज में। अच्छा, वो कैपिलरीज जो क्या नाम है प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को सराउंड कर रही होती हैं, ताकि कोई चीज़ रीअब्जॉर्प्शन करवानी है लूप ऑफ हैनल से ब्लड में, तो ये डायरेक्ट उसे रीअब्सॉर्ब कर लें, ठीक है। तो उन कैपिलरीज को जो सराउंड कर रही होती हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या प्रोमैक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, उनको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, और वो कैपिलरी जो इस लूप ऑफ हैनल को सराउंड कर रही होती हैं उनको हम वाजा रेक्टा कहते हैं, ठीक है। तो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन का प्रोसेस भी कैपिलरीज के जरिए होता है। ये जो आयंस, ये जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं लूप ऑफ हैनल से ब्लड की तरफ वापस जा रहे होते हैं रीअब्सॉर्प्शन में, या डायरेक्टली जब आखिर में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो उस फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं बन पाते, जिनको डायरेक्टली सेक्रिएट करवाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन आयंस हैं, पेंसिलियम है, कुछ यूरिया है, यूरिक एसिड है, और जो टॉक्सिक मटेरियल हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी यूरिया के अलावा भी थोड़ी अमाउंट में दीगर नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी बनाती है, जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, वो उन सब को डायरेक्टली ब्लड से इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में शामिल किया जाता है, ठीक है। फर्दर जब ये फिर क्या नाम है, ये फिल्ट्रेट जब नीचे मूव करता है कलेक्टिंग डक्ट की तरफ, तो इसमें से फर्दर रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है वाटर की जितना हो सके, ठीक है। और देन सिर्फ इतनी अमाउंट की वाटर एक्सक्रिएट करवाई जाती है जो ज़रूरी है यूरिया और यूरिक एसिड को डिसॉल्व करके एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस थे। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है जो कि टेक प्लेस होता है बॉमन्स कैप्सूल में, देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है उन मॉलिक्यूल्स की जो ज़रूरी थे दोबारा रीअब्जॉर्ब करने के लिए, जो फिल्ट्रेट का हिस्सा बन गए उनको रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है। देन उन कुछ मॉलिक्यूल्स को जो फिल्ट्रेट का हिस्सा नहीं बन पाते उनको एक्टिवली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या नाम डायरेक्टली एक्टिवली डिपॉजिट किया जाता है, उनको सेक्रिएट करवाया जाता है, तो इसलिए हमसे ट्यूबुलर सेक्रेशन कहते हैं, और ये ट्यूब्यूल में होती है। तो इसी के साथ साथ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हैनल में भी वाटर और सॉल्ट की रिअब्जॉर्प्शन होती है, और देन कुछ कलेक्टिंग डक्ट में भी होती है, और इन द लास्ट आपका यूरिया, आपका जो क्या नाम है आपका यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से, जिसमें 95% वाटर होता है और 5% ये यूरिया, सॉल्ट और क्रिएटिनिन और कुछ और सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उन्हें एक्सक्रीट आउट करवाया जाता है। और इतने ही अमाउंट ऑफ वाटर एज़ कम्पेयर टू इसके साथ देखें तो वो 95% है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी समझें
आपके 1600 लीटर ब्लड आपकी बॉडी से गुजरता है, जिसमें से 180 लीटर वो फिल्टर करता है बॉडी से, लेकिन सिर्फ उसमें से पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिन बन रहा होता है, यानी 1 से 1.5 लीटर पानी। और उसमें से भी उस पानी में वो सिर्फ जितनी ज़रूरत है, मतलब यूरिया को, क्योंकि यूरिया भी डिज़ोल्व होकर ही वाटर के साथ जाता है, और क्रिएटिनिन जितनी ज़रूरत है उस ज़रूरत के तहत सिर्फ वाटर को मूव करवाया जाता है, एक्सक्रीट आउट करवाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से हमें बात पता चलती है कि एक्सक्रीशन के अलावा वाटर का जो ऑस्मो रेगुलेशन है, यानी वाटर और सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन, उनका जो बैलेंस है, उनकी जो कंसंट्रेशन का बैलेंस है, उसको भी किडनी मेंटेन करती है। अगर आपकी बॉडी में वाटर बहुत ज़्यादा है, जैसे सर्दियों में, तो यूरिन बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है। ठीक है। और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन उसको कंट्रोल करता है, एल्डोस्टेरॉन भी। लेकिन अगर आप थर्स्टी हैं, डिहाइड्रेशन का ऑलरेडी शिकार हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाकर वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाया जाता है, और आप बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन सेक्रेट आउट करते हैं गर्मियों में, या जब आपको डिहाइड्रेशन कंडीशन में हो। लेकिन जब सर्दियों में, जब आप वाटर वैसे ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो एक थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट में वाटर को एक्सक्रीट आउट करवाया था। तो इससे हमें पता चलता है कि एक्सक्रीशन के अलावा वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को, यानी ऑस्मो रेगुलेशन भी फंक्शन है किडनी का। तो ये सब तमाम हुआ। ठीक है। अब आप में से किसी को कोई सवाल हो तो वो कर सकता है। मैं आप सबके माइक्स अनम्यूट कर रहा हूँ।